नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। लोकतंत्र के महापर्व में आज देश की दो बड़ी राजनीतिक प्रयोगशालाओं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग हो रही है। और ये सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि सियासी भविष्य की दिशा तय करने वाला एक निर्णायक दिन है। जी हां, हालांकि हम बात कर लें पश्चिम बंगाल की तो यहां पहले चरण में 152 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहां पर किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंसा और आरोप प्रत्यारोप की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आसनसोल दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर पथराव की घटना ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। रहमतनगर में हुई इस घटना के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, क्या बंगाल में चुनाव वाकई निष्पक्ष हो रही हैं? नंदीग्राम से भी सियासी संग्राम की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस ने पुलिस पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। राज्य मंत्री शशि पांजा ने सीधे तौर पर चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं और चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग भी की है। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि क्या बंगाल में लोकतंत्र दबाव में है या फिर ये सिर्फ सियासी नैरेटिव बनाने की कोशिश है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात कर ले तो आज सभी यानी 234 सीटों पर एक ही चरण में मतदान आज हो रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है और इस बार बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ इस बार मैदान में है। अब ऐसे में क्या तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर पुरानी सियासत ही दोहराई जाएगी? दोनों राज्यों में प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव का दावा किया है, लेकिन जमीनी हालात कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बंगाल में हिंसा के आरोप हैं, तमिलनाडु में सत्ता की जंग है और इन सब के बीच लोकतंत्र की असली तस्वीर क्या है? तो आज कि इस बड़े डिबेट में हम यही पूछेंगे कि क्या बंगाल में चुनावी निष्पक्ष है या सियासी हिंसा हावी है? क्या तमिलनाडु में जनता बदलाव चाहती है या परंपरा फिर से वही कायम रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लोकतंत्र का ये महापर्व बिना डर और दबाव के मनाया जा रहा है? आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए तमाम जो आंकड़ा है वो आप समझिए। देखिए, पहले चरण में किन सीटों पर चुनाव हो रहा है। बंगाल की ये आप बात कर रहे हैं, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, ये तमिलनाडु की जो बात है, और इसके बाद दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, यहाँ बंगाल में कितनी सीटों की संख्या है। उसके बाद बीरभूम की बात करें तो 11, पश्चिम वर्धमान में 9। ये तमाम पहले चरण में किन सीटों पर चुनाव हो रहा है। पश्चिम मेदिनीपुर में 15, पुरुलिया में 9। ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर आज जो है वहां पर चुनाव हो रहा है पहले चरण का। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में 9, जलपाईगुड़ी में 7 सीटों की संख्या है। और इसी तरह से ये पूरे ग्राफिक्स तैयार किए गए हैं कि किस जिले में कितनी सीटें जो है वो दी गई हैं और पहले चरण में किन किन सीटों पर कितनी सीटों पर जो है वो चुनाव किया जा रहा है। आज मतदान यानी हो रहा है और शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। इसके बाद अगर पश्चिम बंगाल में प्रतिशत का आंकड़ा देखें, कितनी सीट है, जनरल को कितनी है, एससी को कितनी है, एसटी को कितनी है, तमिलनाडु चुनाव के 2026 का ये आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए आप मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर तमाम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि आखिरकार कितनी सीट जो है 234 सीटों पर चुनाव तमिलनाडु में आज पहले ही चरण में जो है वो चुनाव किया जा रहा है। उसके बाद अगर वोटर की बात करें तो 5.67 करोड़ मतदाता आज मतदान कर रहे हैं। इतना जो प्रतिशत है, इतनी जो संख्या है, वो मतदाता की संख्या जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आती है कि इतने जो मतदाता हैं वो हैं। तो इसी तरह से ये जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजामातों के बीच आज मतदान चल रहा है। हालांकि बंगाल की बात कर ले तो बंगाल में कई जगह से छुटपुट घटनाएं भी जो हैं वो सामने आई हैं। कहीं मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, कहीं अगर बात करें तो कहीं कल बम फेंका गया। ऐसी तमाम बंगाल से जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। हालांकि बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव है 2026 का और काफी दिलचस्प चुनाव है, चाहे हम तमिलनाडु की बात कर ले चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात कर ले, क्योंकि दोनों ही जगह ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन चाहती है।
अब ये देखना होगा क्या इस बार परिवर्तन सामने आता है इन दोनों ही राज्यों में, क्योंकि पार्टी ने कहीं से कोर कसर नहीं छोड़ी। चाहे हम बीजेपी पार्टी की बात कर ले तो पश्चिम बंगाल में तमाम स्टार प्रचारक, पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक वहां पर पहुंचते, रैलियां करते, जनसभा को संबोधित करते हैं। तमाम जो है पूरी तरह से दमखम पार्टी की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। वहीं हम टीएमसी की बात करें तो आज जो टीएमसी की तरफ से तस्वीरें सामने आई, झड़प की तस्वीरें सामने आना, कहीं बीजेपी के लोगों को मारना, इस दौरान चुनाव के दौरान भी इस तरीके की तस्वीरें आई है। हालांकि ये तस्वीरें चुनाव पर कितना असर डालती है ये भी समझने वाली बात होगी, क्योंकि अब ये कहा जाने लगा है कि जो जनता है वो काफी स्मार्ट जनता है आज के समय की। तो आज लोकतंत्र का महापर्व, आज मतदान हो रहा है और आज इसी विषय पर और भी हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय में आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता कुशाल पांडे जी। कुशाल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता दीपक सिंह जी हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कौशल सक्सेना जी है। कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ संगीता झा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ी और न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ मेरे सहयोगी सुयश कुमार, जो तमाम जानकारियां आज के विषय पर देंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत संगीता आपके साथ ही कर लेती हूँ। देखिए, आपने इस पूरे चुनाव को कवर किया ग्राउंड जीरो पर रहकर। अभी भी मतदान चल रहा है, शाम 6 बजे तक मतदान होना है। लेकिन आज जो पश्चिम बंगाल से तस्वीरें सामने आई हैं, किसी दौड़ाकर मारने की, चाहे बीजेपी प्रत्याशी की मारने की तस्वीरें हो, चाहे तमाम तस्वीरें हो, कल जो तस्वीर आई कि बम फेंकने की तस्वीर हो, छुटपुट घटनाएं बंगाल में रही हैं आज भी वोटिंग के दौरान। कितना प्रभाव इस चुनाव पर ये तस्वीरें भी डालेंगी? क्योंकि देखिए, जनता कहा जाता है कि बेहद स्मार्ट जनता है आज की। संगीता। बिल्कुल शिवांगी, देखिए आज जो है 152 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है दोपहर 1 बजे तक, जहां हमने देखा कि 62.18% मतदान दर्ज किया गया। तो वहीं दूसरी ओर देखिए, जो ताजा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अभी तक 78.77%, यानी कि एक तरह से अगर हम ये माने कि अभी तक 80% तक मतदान हो चुका है, यानी कि बम्पर वोटिंग जो है वो साफ देखा जा रहा है कि इस बार बंगाल में जो वोटर है वो रिकॉर्ड स्तर पर बाहर निकले हैं और चुनाव बेहद ही हाई वोल्टेज देखिए हो चुका है शिवांगी। और इन आंकड़ों से ये देखिए एकदम साफ है कि जंगल महल जो कि बेल्ट है, झाड़ग्राम, पश्चिमी जो मेदिनीपुर है, ये जो बेल्ट है ये सबसे ज्यादा आगे रहे। उत्तर बंगाल हो गया, उत्तर बंगाल भी जहां पर ये देखा गया कि मजबूत जो है वहां भी मतदान देखा गया। मालदा में भी शुरुआती धीमी रही, लेकिन फिर बाद में रफ्तार जो है वहां भी तेज पकड़ा। शिकायतों की अगर बात करें तो शिकायत काफी ज्यादा आए। शिकायत जैसे कि 400 से ज्यादा जो है वो शिकायतें आई, शिकायतें दर्ज की गई चुनाव आयोग के पास। कई जगहों पर जो हिंसा की खबर वो निकलकर सामने आई, झड़प और गड़बड़ी की खबरें भी सामने आई, जहां की ये बोला गया कुछ जो मताधिकार है उन्होंने ये कहा कि वो वोट डालने के लिए गई हुई थी, लेकिन उसके पहले ही उसका वोट डल गया था। कूच बिहार में हमने देखा कि किस तरह से भीड़ को सुरक्षा बलों ने खदेड़ा। आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार की काफिले पर हमला हो जाता है। मुर्शिदाबाद में भी हमने झड़प देखी। कुमारगंज में हमने देखा कि बीजेपी प्रत्याशी के साथ किस तरह मारपीट की गई, गुस्से मारे गए, उसे कैसे कस के पकड़ लिया जाता है, मारा पीटा जाता है। जो उसका अंग रक्षक होता है वो उसे बचाने की कोशिश करता है। तो हालांकि देखिए, सुरक्षा बलों की जिस तरह से तैयारी की, यही वजह है कि अधिकांश जगहों पर जहां पर स्थिति बिगड़ रही थी वहां स्थिति नियंत्रण में आ गई। चलिए, ठीक है। दीपक सिंह के पास जाना चाहेंगे। दीपक जी, देखिए, आपको क्या समझ आ रहा है क्या कि इस बार पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार नहीं आ रही है, आप हार रहे हैं, ये लोग आप मान चुके हैं क्या इस तरीके का कि इस तरीके की घटनाएं पश्चिम बंगाल में चुनाव के दिन करवाएंगे कि बीजेपी प्रत्याशी को दौड़ाकर पीटना, आसनसोल में जो उम्मीदवार है उनकी कार पर हमला कर देना? शिवांगी जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसा कुछ संभव नहीं है कि मेरी सरकार जा रही है, बीजेपी की आ रही है। और जो आप बोल रहे हैं ना कि झड़कम मच रहा है, बीजेपी पे आक्रमण हो रहा है, ये वो, तो एक्चुअली बीजेपी का ये पहले से ही एजेंडा रह चुका है कि हम लोगों को जातिवाद में लड़वाना है, उकसाना है, हिंदू मुस्लिम करवाना है। और ये लोग के पास एजेंडा क्या है? नथिंग इज एजेंडा इन वेस्ट बंगाल। अगर एजेंडा रहता तो वादा नहीं करते ये लोग का इरादा होता।
ये लोग का दीपक तो जी, कुछ जो इरादा नहीं। तस्वीरें क्या झूठ बोल रही हैं? क्या तस्वीरें झूठ बोल रही हैं कि कार में हमला, मेरे पास तस्वीर है, तस्वीरें झूठ बोल देगी? हुए होंगे, कहीं ना कहीं हुए होंगे। देखिए, जो जो तस्वीर आप और हम देख रहे हैं वो उसमें ये दिखा रहा है कि वो झड़प हुआ है। वो झड़प किस लिए हुआ है, किस मुद्दा पे हुआ है? अगर कोई मेरे को वल्गर लैंग्वेज बोल के निकले, अगर उसको हम प्रोटेस्ट करने जाए, उसके बाद वो लोग वीडियो करे, तो ये अलग चीज है। लेकिन उकसाना तो बीजेपी का यही प्रोपेगेंडा है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता कुशाल पांडे जी जुड़ चुके हैं। कुशाल जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका सुदर्शन न्यूज में। कुशाल जी, ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी उकसाती है, उसके बाद ही दंगे होते हैं, आपके प्रत्याशी की कार पर हमला कर दिया जाता है, आपके प्रत्याशी को दौड़ाकर पीटा जाता है क्योंकि आप लोग एजेंडा चला रहे हैं। इनका ऐसा कहना है, दीपक जी का। जरा आप समझाइए कि क्या टीएमसी को खौफ हो गया, ये मान बैठे हैं कि इनकी पार्टी पश्चिम बंगाल से जा रही है, इस बार विदाई तय है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता तस्वीरें बयां करिए मुद्दा जी। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी, ये दोनों जन मान चुकी हैं कि बंगाल से चुनाव के समय में कैंडिडेट को मारा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को मारा है। तो ये तृणमूल कांग्रेस का कल्चर है, ये कोई 2026 के चुनाव में नहीं है। जब से सरकार में आई है तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद से सिर्फ मार करके विपक्षियों की आवाज को दबाने का काम तृणमूल कांग्रेस करते हुए आ रही है। और 2026 में ये जनता ने ठाना है, बंगाल की जनता ने ये कह दिया है कि इस बार परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए मतलब बीजेपी को लाना है, और बीजेपी को लाने के बाद में बंगाल का विकास होगा, जो 15 सालों से लगातार इससे विहीन रहा हुआ है। कुशाल जी, थोड़ा सा आपके नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम है, मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक कौशल जी हमारे साथ बने हुए, उसके बाद सुयश मैं आपके पास वापस लौटूंगी। कौशल जी, राजनीति क्या नजर आ रही है? पश्चिम बंगाल की ही बात करें चाहे तमिलनाडु की बात करें, क्या इस बार राज्यों में सत्ता परिवर्तन की बयार देखने को मिल रही है? क्या परिवर्तन होगा इस बार? कौशल जी। जी शिवानी जी, बेशक निश्चित तौर पर 15 साल पुरानी सरकार है, उसके विरोध में एक माहौल है। और जहाँ तक टकराव की बात अभी आई सामने, तो दोनों दल के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि दोनों ही वो केंद्र से रूलिंग है, तो ये स्टेट में रूलिंग है। छोटी घटनाएं, छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जहाँ तक एक चमत्कार की बात की, तो पिछले 2 चुनाव में हमने देखा है कि बीजेपी बहुत ताकत के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ी है। लेकिन पिछले चुनाव में ही ममता जी की पार्टी 213 समथिंग, मेरा अंदाज है 213 के करीब सीट दे गई और भाजपा कुल 77 पर रुक गई। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि सत्ता विरोधी लहर है, हमें लग रहा है। लेकिन अब पार्टी की अपनी क्या तैयारी है, किस तरीके से उन्होंने अपना मैनेजमेंट बनाया है, इस दृष्टि से पिछले चुनाव के हालात को देखते हुए तो ये चुनाव एक तरफा तो नहीं कह सकते हैं हम। फिर भी इस बार भाजपा के पक्ष में माहौल है और लग रहा है। लेकिन अब दीदी क्या चमत्कार कर देंगी, जो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। टीएमसी का अपना एक लंबा शासन का भी है, वहाँ के लोकल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी प्रेशर में रहते हैं। इस दृष्टि से मेरा अनुमान ये कि चुनाव एक पक्षीय तो नहीं है। अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि बीजेपी इस बार अच्छी टक्कर दे रही है। चलिए ठीक है, सुयश से और समझना चाहूंगी तमिलनाडु की तस्वीर। सुयश बताएंगे, सुयश क्या लग रहा है इस बार तमिलनाडु में? अभी भी मतदान चल रहा है, पहले ही चरण में सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। क्या सत्ता परिवर्तन इस बार नजर आ रहा है तमिलनाडु में? क्योंकि बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है, बीजेपी पार्टी की चाहे हम बात कर ले चाहे डीएमके की बात कर ले, बीजेपी ने भी यहाँ पर कोई कोर कसर नहीं छोड़े। या फिर बदलाव नजर आ रहा है, या फिर वही दोहराई जाएगा? क्या लग रहा है सुयश? बात यह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें चाहे तमिलनाडु की बात करें। लेकिन अगर हम तमिलनाडु को देखें तो तमिलनाडु का एक ट्रेंड रहा है कि वहां पर हिंसा मुक्त चुनाव देखने को मिलता है। आप देखिए कि बंगाल में किस तरीके से हिंसा देखने को मिल रही है, लेकिन तमिलनाडु में बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से, अभी दोपहर 3 बजे तक की बात करूं जो आंकड़े सामने आए हैं तो 70% प्लस वोटिंग हो चुकी है। 2021 में जब चुनाव हुए तो तकरीबन 73.83% वोटिंग की गई थी। तो जो दौर और जो ट्रेंड बता रहा है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो
अभी डीएमके प्लस कांग्रेस की सरकार है वो स्टैंड कर सकती है। लेकिन बीजेपी एक बहुत बड़ा दिमाग है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि बड़े बल से नहीं बड़े बुद्धि से चुनाव जीता जाता है, और बीजेपी इस समय एक बड़े बुद्धि के रूप में काम कर रही है। सभी मशीनरी बीजेपी के पास जितनी है, बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ तमिलनाडु में भी चुनाव लड़ रही है। लेकिन बीजेपी के लिए जो इस वक्त केंद्र बना हुआ है वो बंगाल बना हुआ है। आप देखिए किस तरीके से बंगाल में अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं और खुद बीजेपी के वॉर रूम में वे बैठ करके सुबह से सभी चीजों को देख रहे हैं कि कहीं कुछ होना। उन्होंने बयान भी दिया है कि यदि अगर जो हिंसा करते हैं सरकार आने के बाद उन लोगों को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। तो आप देखिए कि बीजेपी पूरा फोकस बंगाल बनाए हुए है। हां, वहीं अगर हम बात करें डीएमके प्लस कांग्रेस की, अगर एआईडीएमके की तमिलनाडु में, तो एआईडीएमके बीजेपी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है और बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश करती है। लेकिन एआईडीएमके जयललिता के पास आ जाती है, यानी कि जयललिता के ऊपर पहले आरोप लग चुके हैं। 2014 में जयललिता को जेल भी भेजा गया था, जिसके बाद एआईडीएमके का जो पूरा समीकरण था वो बिगड़ता चला गया। अगर हम बात करें उदयनिधि स्टालिन की, तो वो एक ऐसे नेता हैं जो बार बार हिंदुत्व के ऊपर जो है कमेंट करते हैं, हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो बीजेपी ने इस बार, देखिए अगर मैं डीएमके की बात करूं तो जिस तरीके से विरोध एसआईआर का बंगाल में हुआ वैसा विरोध तमिलनाडु में नहीं हुआ। और यह बात बीजेपी भी कह रही थी कि तमिलनाडु में जो एसआईआर हो रहा है इसका विरोध डीएमके खुल करके सामने नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं डीएमके को यह पता था, स्टालिन को यह पता था कि अगर हम इसका विरोध करते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। तो एसआईआर को उन्होंने होने दिया। लेकिन आने वाले समय में अब यह ट्रेंड क्या बनता है? क्या एआईडीएमके आने वाले समय में मजबूत स्थिति में आती है, क्योंकि उनके ऊपर पहले से ही लंबे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ऐसा नहीं है कि डीएमके भी इससे अछूत है, डीएमके के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से तमिलनाडु को आगे लेकर के जा रही है डीएमके प्लस कांग्रेस का गठबंधन सरकार, जो उसको लेकर के आगे जा रही है, डीएमके का साफ तौर पर कहना है कि हमने तमिलनाडु को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में शाम तक जब पूरा वोटिंग परसेंटेज निकल करके आता है तो किसकी सरकार बनते हुए दिखाई देती है, और जो ट्रेंड होंगे वो बहुत ज्यादा साफ होंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता भी है, उनसे एक बार थोड़ा सा समझना चाहूंगी। कुशाल जी, अगर आपकी पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ जाती है तो क्या आप ये मानेंगे कि एसआईआर जो बंगाल में हुआ है उसका श्रेय है? क्योंकि एसआईआर में बहुत वोटर्स ऐसे हैं जो काटे गए हैं। एसआईआर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में किया गया, हालांकि टीएमसी ने इसका पूरा विरोध किया था बंगाल में, तो कहीं ना कहीं एसआईआर का एक बड़ा फायदा आपको बंगाल में मिलेगा अगर आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो। कुशाल जी, के लिए नहीं करवाया है, एसआईआर चुनाव आयोग ने कराया है। तो एसआईआर से जो अवैध वोटर थे उन वोटरों का नाम कटा है, जो भारत के नहीं थे, जो बांग्लादेशी थे, जो रोहिंग्या थे, जो मृत वोटर थे। वही तो मैं कह रही हूँ कि चुनाव आयोग ने कराया है, तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स हटे हैं, घुसपैठिए जो हैं, उनको काटा गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वोट नहीं डाल रहे थे, जिनकी डेथ हो चुकी है, जिन्होंने बंगाल छोड़ दिया, वो इसमें शामिल थे। मेरा वही कहना है। तो इसका कहीं ना कहीं फायदा तो होगा, इसका लॉस भी होगा टीएमसी को, जो उन्होंने अपने वोटर्स जो है वो रखे हुए थे कि वो वोट डाल रहे हैं। जी ठीक है, बात पूरी करिए। एसआईआर प्लस बंगाल की जनता, एसआईआर प्लस बंगाल की जनता परिवर्तन चाह रही है। एसआईआर में जो अवैध वोटर नाम कटे हैं और जो मृत वोटर थे उनका जो नाम, जो फॉल्स वोटिंग करते थे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके गुंडे, उसका लाभ हमें मिलेगा कि फॉल्स वोटिंग नहीं हो पाएगा। जो बूथ लूट होता था वो बूथ लूट नहीं हो पाएगा, उसका फायदा हम लोगों को जरूर मिलेगा। और इस बार बंगाल की जनता चाहती है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बने, क्योंकि बंगाल लगभग 15 सालों से विकास से विहीन हो चुका था, विकास के रास्ते पे नहीं चल रहा था। बंगाल को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए बंगाल में डबल इंजन की सरकार चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के हाथों में बंगाल को देना होगा, तभी जाकर के बंगाल का कल्याण और बंगाल का संस्कार और संस्कृति दोनों बच पाएगा। इसलिए बंगाल की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। और एसआईआर से कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा भी होगा, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अन्य दलों को नुकसान भी होगा, क्योंकि एसआईआर की वजह से जो बाहरी वोटर थे, जो आकर के सिर्फ वोट डालते थे, जो सरकार पक्ष के लोग बुलाते थे उन्हें सिर्फ वोट डालने के लिए, वो वोट नहीं डाल पाएंगे, वो पैसा से वोट खरीद नहीं पाएंगे पक्ष वाले लोग। तो इससे हमें फायदा मिलेगा, 100% मिलेगा। और जो इतना ज्यादा परसेंटेज में वोट हो रहा है उसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा। इतने कॉन्फिडेंट होकर आप जो कह रहे हैं,
कुशाल जी एक छोटा सा सवाल आपसे लूंगी। देखिए, आप किसी से भी सुनेंगे ये कहा जाता है कि इस बार बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर भी। ये जनता भी जानना चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी के पास इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? इतने कॉन्फिडेंट होकर आप कह रहे हैं, क्या आपको अपने कामों पर भरोसा है या आपको पश्चिम बंगाल की जनता पर भरोसा है? आपको किस बात का भरोसा है? इतने कॉन्फिडेंटली आप लोग कहते हैं कि इस बार हमारी पार्टी जो है वो सरकार में आ रही है। देखिए, हमें बंगाल की जनता पे पूर्ण विश्वास है और भरोसा भी है, क्योंकि बंगाल की जनता परिवर्तन चाह रही है। यह देखिए, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, बंगाल की संस्कृति और अस्मिता को बचाने और बांग्ला बनाने के लिए चुनाव लड़ी। जो गर्व से कहो हम हिंदू है कहते हो, विदेशों में हमारे स्वामी विवेकानंद जी घूमते थे, आज उस बंगाल की स्थिति क्या है? ये रविन्द्रनाथ ठाकुर की धरती है, उस बंगाल की स्थिति क्या है? ये मितांगिनी हजरा का धरती है, इस बंगाल की स्थिति क्या है? जिस बंगाल में लुंगी वाहिनी, आपने देखा होगा कि हमारे प्रत्याशी को मारा जा रहा है, प्रत्याशी को रोक करके, जो कि पुलिस बचा रहे, फिर भी प्रत्याशी को हमला किया। क्या इस बंगाल के लिए बंगाल की जनता ने मुख्यमंत्री को चुना था? इसीलिए परिवर्तन चाहिए। चलिए ठीक है दीपक जी, बहुत कॉन्फिडेंट है बीजेपी पार्टी, खासतौर पर कुशाल जी भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार तो जाने वाली है, बीजेपी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी। और ये खुले तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि जो हिंसा अब होती है, जिन्होंने की है और जिन्होंने करवाई, उनको जमीन में गाड़ दिया जाएगा। एक डर नजर आ रहा है क्या दीपक जी इस बार आप लोगों को? कोई डर नहीं है, कोई नहीं है डर है शिवांगी जी। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे गृह मंत्री जो बोल रहे हैं गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग 216 से जो आगे सीट थी उससे प्लस जाएंगे। ये लोग अपने पे विश्वास नहीं है, जनता का कोई भी ये लोग पे विश्वास नहीं है। खाली ये लोग पे विश्वास है कि चुनाव आयोग हम लोग का इलेक्शन करवा के जितवा दे। खाली चुनाव आयोग के दम पे इतना बड़ा बड़ा बोली ये लोग जो बोल रहा है, जनता 4 तारीख को समझा देगी। लोग चुनाव आयोग बीजेपी पार्टी का थोड़ी है दीपक जी कि चुनाव आयोग के दम पर बोल देंगे। बीजेपी का चुनाव आयोग थोड़ी है कि आप चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा दे रहे हैं। अब खुले तौर पर अगर आर्मी, हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं ना, आर्मी जहाँ जहाँ है वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता आर्मी के माने सेना बलों के पीछे से कमेंट कर रहे हैं कि अब सेना बल आ गया है, अब क्या होगा। माने उल्टा फुल्टा वल्गर लैंग्वेज स्टार्ट हो गया है। उकसाना इसी को बोला जाता है शिवांगी जी। चलिए ठीक है, कुशाल जी आपकी बात का जवाब दे रहे। कुशाल जी जरा जवाब दीजिए ये जो कह रहे हैं। पहली एक राजनीतिक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जो पहली बार इतिहास गवाह है 74 सीटिंग एमएलए का टिकट काटा। किसने? तृणमूल कांग्रेस ने। क्यों काटा? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया था। काम इनके 294 सीटों के विधायक ने काम नहीं किया था, लेकिन 74 लोगों को इन्होंने टिकट नहीं दिया। मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने बता देना चाहता हूं कि आप 33% पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 2011 के बाद लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आप पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। आपको मालूम है कि उस 30% वोट हमें मिलेगा, लेकिन आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 30% से बड़ा होता है 70%। 70% जनता इस बार भाजपा के साथ है और भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है। इसलिए क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री ने एक सभा में कहा कि तृणमूल रही तो फिर मुलाकात होगी, इस राज्य में फूल खिलेगा। फिर उन्होंने कहा जोड़ा फूल। मैं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि एक जोड़ा फूल का बगान हमें दिखा दे, एक पेड़ मुझे दिखा दे, मैं आज राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जोड़ा कोई फूल ही नहीं है। फूल है तो कमल का फूल है, जो बंगाल में इतना कीचड़ हो चुका है, उस कीचड़ में सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल खिलता है। चलिए ठीक है, सुयश बताएंगे। सुयश, बंगाल पर एक नजर डालेंगे। बंगाल में इतना कीचड़ है कि कमल खिलने की इस बार जरूरत है, क्या कहेंगे सुयश? लग रहा है क्या, क्योंकि इस बार अगर वोटिंग प्रतिशत देखा जाए तो पिछली दफा से कई गुना ज्यादा बंगाल में इस बार वोट हुआ है, क्या लग रहा है? परिवर्तन नजर आ रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि बंगाल में जो है कीचड़ बहुत है और फूल खिलेगा। सुयश, देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने पूरी जान लगा करके इस बार चुनाव लड़ा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात सबसे पहले करते हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया है कि वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग टर्नआउट बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। सुबह 11 बजे तकरीबन 42% हो गया था, 3 बजे जो है कि वो 75% के लगभग पहुंचा है और अभी जो है कि 85% के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अब जो शाम के समय लोग निकलते हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा थी, तो अब ये जो लाइन में लगे हुए हैं ये धीरे धीरे लोग 7 बजे तक 8 बजे तक वोट डालते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन इसकी अनुमति देता है। लेकिन जिस बात को आपने पूछा है कि क्या बीजेपी इस बार सत्ता में आ रही है, तो देखिए ये बात पूरी तरीके से साफ है कि बीजेपी इस बार बंगाल में मजबूत और स्पष्ट मजबूती के साथ अपनी स्थिति को दर्ज कराने जा रही है। हम चुनाव से पहले ये नहीं बता सकते हैं कभी भी कि किसकी सरकार बनेगी, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। और अनुमान के तहत अगर देखा जाए तो बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बात सही है। क्योंकि चाहे अगर हम रेप की घटनाओं की बात करें, चाहे वहां पर किसानों की घटनाओं की बात करें, चाहे हम एसआईआर को लेकर के बात करें, चाहे हम वहां घुसपैठियों को लेकर के बात करें, चाहे वहां पर जिस तरीके से हिंदुओं का मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया गया उसकी बात करें, गुंडागर्दी जिस तरीके से टीएमसी के द्वारा, देखिए आज भी दिन भर देखने को मिला है कहीं ना कहीं टीएमसी के लोग जुड़े हुए जो थे वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, बूथ एजेंट्स के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, सैनिक अर्धसैनिक बलों के ऊपर हमला कर रहे थे। लेकिन इन सब में से सबसे अच्छी बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज खूब तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं। पहले बाहर इसलिए नहीं निकलते थे क्योंकि शायद इस बात का डर रहता था कि यदि बाहर निकलेंगे और टीएमसी अगर सत्ता में आती है तो फिर आने वाले समय में जिन्होंने वोट दिया है बीजेपी को उनको खतरा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस बार सीएपीएफ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है तो शायद जनता ने यह समझा कि अब हम सुरक्षित हैं और इस कीचड़ में शायद हम आगे निकल करके अगर वोट देंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है। अब देखना होगा कि 4 मई को यही क्या होता तस्वीर है। 4 तारीख को ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी और हमें देखना होगा कि क्या सच में बंगाल में कमल खिलता है या फिर सत्ता दोहराई जाती है, ये तो वक्त बताएगा। बस 4 तारीख तक का और इंतजार हमें करना होगा। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े, आप सभी ने समय दिया, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज मतदान हो रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदान चल रहा है, शाम 6 बजे तक ये चलेगा और तमाम अपनी अपनी पार्टी अपने अपने दावे और वादे के साथ यही दावा कर रहे हैं कि उनकी ही पार्टी सत्ता में इस बार आएगी। लेकिन ये अब वक्त बताएगा कि आखिरकार किसकी पार्टी सत्ता में आती है, सत्ता परिवर्तन होता है या फिर पार्टी दोहराई जाती है, इतिहास दोहराया जाता है। क्या कुछ देखने को मिलेगा 4 तारीख को, ये तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए समय का अभाव है। आज की इस खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।